हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया था। आज उसके आगे की बारी है। ठीक है, आप लोग रेडी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अब 12 की बारी। ठीक है, देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट थीम पर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि डिजीज़ को लेकर, ठीक है, डिजीज़ को लेकर यूपीएससी हर साल एक नया क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये सेट है उसका। ठीक है, अब इस पर कैसा क्वेश्चन बनाना है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर पर डिजीज़ को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि पर्टिकुलर डिजीज़ किससे हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आप लोगों के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, कोई छोटे मोटे पद थोड़ी ना निकालोगे। तो आसपास कोई बीमारी अगर फैली है तो आप लोग को ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन सी बीमारी किस प्रकार की है और उसको किससे खतरा है और क्या उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत सी कॉमन सी चीज़ है ना। तो अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, डिफ्थीरिया छोटी माता यानी कि जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं और चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, उपर्युक्त में से किस रोगों को भारत में उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब उनको हटा दिया गया है, मतलब उनको भारत से भारत में अब वो नहीं है, वो नहीं होती, ऐसा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल तीन, ऑप्शन सी वन एक और दो तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अभी तक भारत में स्मॉल पॉक्स नामक डिजीज़ का ही उन्मूलन किया जा चुका है, बाकी दोनों हैं। ठीक, इनका उन्मूलन नहीं किया गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि ये होती किससे किससे है, ठीक है, तो अगर हम लोग चेचक की बात करें तो ये एक वायरस है, सभी को पता होगा ये एक वायरस है। ठीक है, मतलब इनके संपर्क में नहीं आया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किससे होती है तो ये एक वेरियोला, मतलब जो वायरस है उसका नाम क्या है, जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, तो ये एक बार आप लोगों को पता चल गया। डिप्थीरिया आप लोगों सभी लोगों को पता है कि एक बैक्टीरिया है, यानी कि एक जीवाणु है, जीवाणु से होती है। ठीक है, जीवाणु संक्रमण है जो गले और नाक की श्लेष्म की झिल्ली को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इतना आप लोगों को पता चल गया। फिर अगर हम लोग बात करें, है ना, ये छोटी माता, ठीक है, तो छोटी माता की अगर हम लोग बात, ठीक है, तो चिकन पॉक्स भी किससे होती है, वेरियोला से ही होती है। ठीक है, तो वेरिसेला, वेरिसेला, इसका नाम वेरिसेला है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आप लोगों को सॉल्व करने की बात आए, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत में अभी तक सिर्फ कुछ ही बीमारियों का उन्मूलन किया जा चुका है, उसमें सिर्फ एक चेचक ही इस ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी बीमारियों का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है, तो पहले याद रखो कि 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, फिर डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसके बाद डब्ल्यूएचओ के द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म, ठीक है, गिनी वर्म भी एक एक प्रकार का वर्म है जो पेट में जाकर, ठीक है, हमारी आंतों में जाकर हम लोगों का खाना खाता है और अपने आप में, मतलब ऐसा एक वर्म है, ठीक है, जो हम लोगों के पेट पे किसी कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू पहुंच जाता है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो अंदर ही अंदर हम लोगों को खोखला किया करता है। ठीक है, तो ये गिनी वर्म के लिए भी हम लोगों को उन्मूलन प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 27 मार्च, याद रखना 27 मार्च 2014, ठीक है, में हम लोगों को पोलियो मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2-3 बीमारियां हैं जिससे भारत को उन्मूलन फ्री, मतलब उन्मूलन यानी कि फ्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
ये आप लोग देख ही रहोगे कि यूपीएससी का ऑफिशियल पेपर है आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व किया तो समझ लो कि आप लोगों की एग्जाम हॉल के अंदर की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ये कोई बना बनाया पेपर नहीं है, 2014 का ऑफिशियल पेपर है। और मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि हर या 1 या 2 दिन के बाद मैं आप लोगों को ईयर वाइज पेपर सॉल्व करवाती जाऊंगी, मतलब 1 या 2 दिन चलने वाला है। जैसे कि कल मैंने इस पिछले 2 दिन मैंने 2013 का पेपर सॉल्व करवाया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो सके वो मैक्सिमम थे उस साल के लिए। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बेस्ट जितनी भी हो सकती थी अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने अप्रोच बताई, उसको सॉल्व करने के तरीके बताए विथ आंसर। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा कि अब 2014 के लिए आप लोगों को आंसर हाइड कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को आंसर नहीं बता रही हूँ, पर आंसर तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को भी अटेम्प्ट करने का मौका दे रही हूँ। आप लोग अपना भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा रेलिवेंट है। कल भी मैंने 2014 के 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और उसके आगे आज कंटिन्यू करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कल से डायरेक्टली 2015 का पेपर सॉल्व होगा। आज जितना हो सकता है उतना ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है और हम लोगों को जल्दी से पैटर्न उसको समझना है। ठीक है, तो अब देखो 2013 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना यानी कि किस घटना या किन घटनाओं में जीवों के विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, अब बात आती है जीवों के विकास के लिए। ठीक है, तो जीवों के विकास को प्रभावित करने के लिए खुद ही कॉमन सेंस लगाओगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि महाद्वीपों का विस्थापन। ठीक है, हाँ भाई, महाद्वीपों का विस्थापन तो सही है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड, उसके बाद गोंडवाना लैंड से अलग हो गया है ना, दक्षिण अमेरिका अलग हो गया। ठीक है, अफ्रीका अलग हो गया, ये सारी प्लेटें अलग हुई है ना। लेकिन जब अल्फ्रेड वेगनर ने, क्योंकि उन्होंने ही ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, तो अल्फ्रेड वेगनर से जब पूछा गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पूछा गया तो कि आप कैसे कह पा रहे हो, तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि ये आप अपना अफ्रीका का थोड़ा सा एरिया देख लीजिए। ठीक है, ये अफ्रीका है, और उसके बाद आप लोग थोड़ा साउथ अमेरिका का देखो। ठीक है, तो साउथ अमेरिका कुछ ऐसे है। ये आप लोगों को लगता नहीं कि एक अगर टाइम आया तो ये दोनों ज्वाइंट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये बात सच भी थी। ठीक है, क्योंकि आपस में ही प्लेट टेक्टोनिक की वजह से प्लेटें टूटी थी, और जो जो जीव थे, जैसे कि जो दक्षिण अमेरिका के तट पर थे, ब्राज़ील के तट पर जीव थे, वही आप लोगों को जीव कहाँ पर मिल रहे थे, घाना, माली, है ना, इन सब में भी मिल रहे थे। ठीक है, तो ये बात सच थी। और जीवों के विकास को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन ने क्या किया है, प्रभावित किया है। उसके बाद हिमानी चक्र को बोला जाए तो ग्लेशियर साइकिल भी अपने आप में एक सही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का बनना, ठीक है, वायुमंडल में यानी कि हमारे वातावरण में होता गया, वैसे वैसे हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग प्रकार की जीवों ने विकास किया है उस टाइम पर। ठीक है, तो ये आंसर अपने आप में दोनों सही आंसर है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि 2013 का जब मैंने पेपर सॉल्व करा था तब भी गंगा डॉल्फिन के लिए क्वेश्चन था, 2014 में गंगा डॉल्फिन को लेकर एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो आप समझो कि, और उसके बाद ऐसा ही नहीं कि 2013 ही 14 में है। ठीक है, आने वाले हर एक साल 2 साल को छोड़कर गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी, इनको क्वेश्चन में फंसा लिया जाता है और इनको लेकर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण हो सकते हैं। ठीक है, समष्टि मतलब उनकी पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो गंगा नदी डॉल्फिन की पूरी पॉपुलेशन की ये क्या गिरावट के लिए, यानी कि उनकी शिकार और चोरी के लिए उसमें क्या संभव कारण हो सकते हैं। तो ये भी आप लोग अपने जनरल अवेयरनेस से सोच सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के सोचने के लिए ही दिया गया है। जितना अच्छा सोच लोगे तार्किक बेसिस पर इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग सोचे कि गंगा डॉल्फिन जो है वो नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण की वजह से उसका ह्रास होने लगा है, तो ये बात सही होगी। अगर मान लो एक नदी है और उसमें हम लोग बांध लगा देते हैं, ठीक, बांध लगा देते हैं, ठीक, तो अब दोनों तरफ क्या हुआ कि नदी का पानी डिवाइड हो गया। अब वो एरिया तो एक मछली के लिए छोटा पड़ गया ना। ठीक है, यही तरह होता है कि अगर
उसके एरिया को, घूमने फिरने के एरिया को, उसके शिकार के एरिया को कम कर दोगे तो ये भी उसके जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, नदियों में मगरमच्छ की समष्टि में वृद्धि, तो ये तो स्किप ऐसे ही कर सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि डॉल्फिन है और मगरमच्छ की वजह से उसकी क्या, उसके जीवन में या फिर उसकी पॉपुलेशन में कभी भी गिरावट आ सकती है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अपने हिसाब से 2 को स्किप करेंगे तो ये आप लोगों को दिख रहा है आंसर आप लोगों के सामने, ठीक है। आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को, लेकिन एक बार स्टेटमेंट देख लो। संयोग से मछली पकड़ने वालों के जालों में फंसना एकदम सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नदियों के आसपास के फसल खेती और संश्लेषित उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों की वजह से, ठीक है, ये सबके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये इलीगल क्या है, मतलब इलीगल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2014 का क्वेश्चन नंबर 15, रेड क्लिफ समिति किसकी नियुक्ति के लिए की गई थी। रेड क्लिफ आप सभी लोगों को पता होगा, ये एक मिनट, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये हम लोगों का भारत है, ठीक है। अब ये सीमा बताओ, इस सीमा का नाम बताओ, ठीक है, और इस सीमा का नाम बताओ, ठीक है, और इस सीमा का नाम बताओ। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और इसी सीमा का नाम जो है वो रेड क्लिफ है, ठीक है। तो रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने क्या है, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए है। और उसके बाद बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आप लोगों को, जब मैंने भारत का मैप बनाया है तो आप लोगों को समझ में खुद ही आ चुका होगा, ठीक है, कि यही इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखो रेड क्लिफ को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मैकमोहन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैकमोहन लाइन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डूरंड रेखा के बारे में हाँ, डूरंड रेखा को मैं बताऊँ क्या, डूरंड रेखा के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं और ये आप लोगों को जबान पर रटी होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियाँ यानी कि अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है, ठीक है। यानी कि गद्दे और फर्नीचर के लिए जो ब्रोमीन युक्त ज्वाला का प्रयोग किया जाता है वो क्यों चिंता का विषय है, ये क्वेश्चन क्या है। उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण की प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है, ठीक। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है, वे मनुष्य और पशुओं से संचित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से सोचो आप लोग और मुझे बताओ कि क्या है इसका आंसर। दिख नहीं रहे थे क्या, दिख गया। तो इसका स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है। अब दिख गया, अब सारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए दोनों सही है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो अपने आप में लगभग सही होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई पर्यावरण के लिए ब्रोमीन युक्त ज्वाला वैसे भी आप लोगों को नुकसानदेह पता ही होगा, लेकिन वे मनुष्य और पशुओं के लिए संचित हो सकते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें ब्रोमीन युक्त ज्वाला की, तो ये मंदक जो होते हैं वो स्थायी जैव प्रदूषकों और स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किए गए हैं। और ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों में पर्यावरण की निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने ये रहा, चमगादड़, भालू, कृंतक यानी कि रोडेंट्स, ठीक है। उसके बाद उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है इन तीनों में से, ठीक है। तो इसका बताओ, बैट, बियर और रोडेंट्स, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ एनिमल। इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ठीक है।
ऑप्शन डी क्या है, निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं प्रेषित की जा सकती। तो एनिमल बिहेवियर जो है, एनिमल बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पिछले 1 साल के करंट अफेयर में जो स्पीसीज आई हैं उनका तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को वही तैयार करके जाना है। ये मैंने बता दिया कि ये आए हैं, तो ऐसा है नहीं कि ये रिपीट होते हैं। एनिमल को लेकर बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारा एक पैमाना है जो यूपीएससी कभी भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, 1 साल का करंट अफेयर जो न्यूज़ में है उनका एनिमल बिहेवियर, आईयूसीएन स्टेटस, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेशली क्या है, लोकेशन, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर इन तीनों में से बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तीनों के तीनों ही क्या है, हाइबरनेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति सबके जबान पर आंसर होगा, ठीक है। अब मुझे प्राक्कलन समिति के साथ बता दो कि ये लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है। कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हो तो बता दो। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं, ठीक है। तो यानी कि CO2 का में योगदान करने वाले कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी क्रिया,